ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हम लोग देख रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में एक रिएक्शन रह गई थी, पहले उसको देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय अमाइड्स, by using amides. Amines can be prepared by three ways: by reduction of amides, by Hofmann bromide reaction, and Gabriel Thalamide synthesis. अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय अमाइड्स तीन टाइप से की जा सकती है। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, व्हेन एन एसिड अमाइड is reduced with lithium aluminium hydride. अगेन सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिएक्शन नहीं करा पाएगा। दिस विल गिव प्राइमरी अमीन। C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 होता है, NH2 लीव नहीं करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे डेरिवेटिव्स में ये लीव कर जाता था और यहाँ अल्कोहल बनते थे, मगर ये अमाइड लीव नहीं करेगा। तो अमाइड का जब रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्राइमरी अमीन मिलेंगे। हालांकि सेकेंडरी और टर्शरी अमीन भी मिल सकते थे अगर कोई एन एल्काइल अमाइड लिया होता और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराया होता, तो इट विल गिव सेकेंडरी अमीन। एन डाई एल्काइल अमाइड लिया होता और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया होता, इट विल गिव टर्शरी अमीन। So primary amine, secondary amine, tertiary amine can be prepared by the reduction of amides. मगर अमाइड का रिडक्शन करने के बजाय अगर अमाइड्स में हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करा दी जाए, अमाइड्स का रिडक्शन करा बजाय अमाइड्स में हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करा दी जाए, when an amide is treated with bromine in the presence of a strong base, it gives a primary amine with one carbon less than the parent amide. एक कार्बन कम हो जाता है पेरेंट अमाइड में, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से एक कार्बन वाला अमीन बन जाएगा। रिडक्शन से जितने कार्बन थे उतने ही रहेंगे। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, गैब्रियल थैलीमाइड। थैलिक एसिड का अमाइड, दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। दिस मॉलिक्यूल इज थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है, जबकि मॉलिक्यूल भी थैलिक एसिड का है, मगर ये थैलामाइड कहलाएगा। बिकॉज इसमें नाइट्रोजन सिंगल वैलेंसी दे रहा है। यहां एक नाइट्रोजन अपनी दो वैलेंसी दे रहा है, एक नाइट्रोजन अपनी सिंगल वैलेंसी देता है तो इसको कहते हैं अमाइड। एक नाइट्रोजन अपनी दो वैलेंसी देता है तो इसको कहते हैं इमाइड। तो ये थैलीमाइड है, ये थैलामाइड है। थैलीमाइड में ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, मगर इन लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन एसिडिक होने बेसिक होने के बजाय ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, क्योंकि दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ये H+ आसानी से जा सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, वो यहाँ डिस्पर्स हो जाएगा, एज वेल एज यहाँ डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये थैलीमाइड का एसिडिक कैरेक्टर होता है। When thalidomide is treated with a base, the base pulls the acidic H to form potassium thalamide.
बेस एसिडिक H को पुल कर लेता है और पोटेशियम थेलिमाइड सॉल्ट बनाता है। इस पोटेशियम थेलिमाइड सॉल्ट में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है। एज अ न्यूक्लियोफाइल ये किसी एल्केल हैलाइड पे अटैक कर देता है, SN1 या SN2, वो डिपेंड करेगा एल्केल हैलाइड पर। तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी एल्केल हैलाइड पे देता है, देन इट गिव्स एन एल्केल थेलिमाइड। तो बेसिकली हमने नाइट्रोजन के H को निकालकर इस नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन कर लिया, और ये न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन एन एल्किल थैलिमाइड दे देगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये कार्बन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड हाइड्रोलाइज होकर RNH2 एक प्राइमरी अमीन दे देगा, प्लस थैलिक एसिड बन जाएगा। This reaction sequence is called Gabriel-Theli synthesis. बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इसको आपने न्यूक्लियोफाइल बना दिया है। ये R में जितने चाहे कार्बन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन कम वाला अमीन मिलता है, यहाँ बराबर नंबर ऑफ कार्बन वाला अमीन मिलता है। यहाँ पर कम ज्यादा जितने भी कार्बन वाला अमीन बनाना हो वो बना सकते हैं। ये जो अमीन बनेगा इसमें कितने कार्बन है वो आप डिसाइड कर सकते हैं इस R ग्रुप से। जितने कार्बन वाला अमीन बनाना हो वो वाला एल्किल हैलाइड ले लेंगे। तो these are the method of preparation of amines by amides. तो अमाइड से ये तीन रिएक्शन है, रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हम लोग देख रहे थे। अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो प्रकार की प्रॉपर्टीज देखी थी, अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर और अमीन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में अमीन्स का बेसिक नेचर और अमीन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक अमीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एनिलीन एरोमेटिक अमीन है और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस M इफेक्ट के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से इस रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से इस रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक के प्रति पहली बात तो ये रिंग हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे पॉली सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। दूसरी बात, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का रहता है तो वो इस रिंग को ब्रेक करता है, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड वगैरह बनाता है। तो हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, वैसे ब्रोमिनेशन कराते हैं क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन
इवन लुईस एसिड नहीं लेंगे तो भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो एनिलीन व्हेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इट फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो बजाय मोनो सब्स्टिट्यूशन के पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के बजाय पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। बट मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएं? यही प्रॉब्लम फिनॉल में आई थी। फिनॉल का भी जब ब्रोमिनेशन करते थे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता था। फिनॉल का मोनोब्रोमिनेशन कराने के लिए क्या किया था? रिएक्शन को बहुत लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराया था और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लिया था, जिससे Br+ का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में बहुत ही कम हो जाए। मगर यहाँ एक दूसरा हम काम कर लेते हैं। हमें पता है कि जो एनिलीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। एसिड हैलाइड के लिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और एनिलीन का एसिटाइलेशन करा देंगे तो इट विल गिव acetyl derivative of aniline. This molecule is acetyl derivative of aniline. That's why it is called acetanilide. अब यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो न केवल रिंग में जाना चाहता है लेकिन वो बगल के C डबल बॉन्ड ऊपर भी जाना चाहता है, हेंस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एंड ड्यू टू दिस क्रॉस रेजोनेंस ये रिंग को एक्टिवेट करेगा लेकिन हाइपर एक्टिवेट नहीं करेगा। नाउ इसका ब्रोमिनेशन करा देंगे, इट विल गिव मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एंड देन हाइड्रोलिसिस करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, अमाइड बॉन्ड को, इट विल गिव द NH2 फंक्शनल ग्रुप बैक। तो एनिलीन का मोनोब्रोमिनेशन कराना हो तो पहले उसको एसिटिनालाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्लस एम इफेक्ट के कारण पूरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वो उधर तो जा रहा है लेकिन उधर भी जा रहा है, तो वो क्रॉस रेजोनेंस के कारण मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाएगा। तो दिस एसिटाइलेशन will convert this strongly activating group into moderately activating group। फिर मोनोहेलोजिनेशन करा देंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, पैरा मेजर मिलेगा, फिर वो प्रोटेक्शन को हटा देंगे। तो पहले हमने ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, बाद में उस प्रोटेक्शन को हटा दिया। तो हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का नाइट्रेशन, यही हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम एनिलीन में आती है नाइट्रेशन में। When aniline undergoes nitration, वैसे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन बनना चाहिए लेकिन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन नहीं बनता है। एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं with concentrated nitric acid in the presence of a small amount of sulfuric acid, it forms para nitroaniline about 51%, meta nitroaniline about 47%, ortho nitroaniline only about 2%, and oxalic acid plus malic acid, these are the oxidation product of benzene ring। बेंजीन रिंग के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस रिंग को ब्रेक कर देता है। तो बेंजीन रिंग अगर
से ब्रेक हुई तो इसके इस वाले पोर्शन से COH ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। लेकिन बेंजीन रिंग अगर यहां पे ब्रेक होती है, बेंजीन रिंग अगर यहां पे ब्रेक होती है तो ये COH और ये सिस कंडीशन पे मैलिक एसिड मिलेगा। तो इससे ऑक्जेलिक एसिड और इससे मैलिक एसिड मिलेगा। तो ये मिल रहा है। NH ग्रुप स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। पैरा प्रोडक्ट मेजर मिला है, लेकिन सेकंड मेजर मेटा मिला है, ऑर्थो नहीं मिला है। इसका कारण क्या रहता है? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो चूंकि एनिलीन बेस भी है, विद द H+ आयन ऑफ द मीडियम NH2 ग्रुप प्रोटोनेट होकर एनिलीनियम आयन बना लेता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई माइनस आई इफेक्ट देता है। और ये एक तो ये प्रोटोनेशन दो काम कर देता है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण रिएक्शन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने देता है, और थोड़ी बहुत जो रिएक्शन होती भी है वो मैक्सिमम मेटा पोजीशन पर हो जाती है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन मिक्सचर में मीडियम एसिडिक होने के कारण, सबस्ट्रेट बेसिक होने के कारण ये बन जाता है जो रिंग को रिएक्शन को रोक देता है। होती भी है तो मेटा रिएक्शन होती है, तो वो बीच वाला प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट इसके कारण बना। थोड़ी रिएक्शन इसके कारण होती है तो ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट बनता है। इसलिए नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो एनिलीन का हेलोजिनेशन कराया, नाइट्रेशन कराया, बट नाइट्रेशन उतनी सेटिस्फैक्ट्री यील्ड नहीं दे रहा है। ये मिल भी रहे हैं लेकिन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन ही बहुत स्लो हो चुकी है, और जो रिएक्शन हो रही है उसमें से भी काफी अमाउंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर भी मोनोनाइट्रेशन ऑफ एनिलीन अगर कराना है तो वही तरीका यूज कर लेते हैं। एनिलीन को पहले एसिटाइलेशन करा के इस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप को मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में बदल देंगे, एसिटेनिलाइड में। देन इसका नाइट्रेशन कराएंगे। अब चूंकि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर एक्टिवेटिंग तो है, इसलिए रिंग एक्टिवेटेड ही रहेगी। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है तो रिंग ब्रेक नहीं होगी, पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, और ऑर्थोपेरा डायरेक्टर ही ये रहेगा। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड मिल जाएगा। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलेंगे। फिर इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, जिससे NH2 फंक्शनल ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। So this is the way to produce mononitrated product. तो हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का सल्फोनेशन, this सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन एनिलीन का सल्फोनेशन when aniline reacts with concentrated sulfuric acid
एनिलीन व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे तो एनिलीन का सल्फोनेशन होकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगना चाहिए, बट द मेजर पॉसिबिलिटी इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि SO3 वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अच्छा बेस है, ये अच्छा एसिड है, तो रिएक्शन जो है वो एसिड बेस हो जाती है बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के। और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। इट फॉर्म्स एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बाय द एसिड बेस रिएक्शन। H2SO4 अपना एक H+ आयन इसको देता है, एनिलीनियम आयन बनता है, HSO4 1- आयन उसके साथ लगा रहता है। दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। Upon heating at about 100 degree centigrade, it loses one water molecule to form NHSO3H. This is called या NH2SO3। यहाँ से एक वाटर निकलता है तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बचेंगे और 4 ऑक्सीजन है, एक वाटर निकला है। 100 डिग्री से कम पर ही हीट करते हैं तो इससे वाटर निकलता है। दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सल्फामिक एसिड। एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये सल्फामिक एसिड में कन्वर्ट होता है। But this sulfamic acid, when heated at about 200 degree centigrade, 2 to 3 hours, it forms another product, sulfanilic acid. सल्फामिक एसिड जो रहता है वो रीअरेंज होकर सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सल्फामिक एसिड रीअरेंजेस इनटू सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, तो एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा बाय एसिड बेस रिएक्शन, जो हीट करने पर वाटर रिलीज करेगा, सल्फामिक एसिड बनाएगा, लेकिन 200 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा पर सल्फानिलिक एसिड बना देगा। अगर इसको डायरेक्ट 200 पे हीट कर देते तो ये डायरेक्ट भी बन जाता। मतलब लो टेम्परेचर पर ये बन रहा है, हाई टेम्परेचर पर ये बन रहा है। अगर एक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे अलग रिएक्शन प्रोडक्ट देती है और हाई टेम्परेचर पे अलग रिएक्शन प्रोडक्ट देती है, तो ऐसा होने का क्या चांस है, मतलब ऐसा क्यों होता होगा? What can be the probable reason? A reaction is giving another product at low temperature but another product at high temperature. What can be the reason? सर एक्टिवेशन एनर्जी के कारण। और कुछ सोचो। सर काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल काम करता है, एक जिसकी काइनेटिक कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन में काम कर रहा होता है। वैसे वो पहले जो जिसने जवाब दिया था वो भी गलत नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी इज द रीजन, बट उसका ज्यादा प्रॉपर वर्ड था रिएक्शन में काइनेटिक कंट्रोल है और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। इन दोनों में से काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है? सर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा जो हाई टेम्परेचर पे बनेगा, तो वो ज्यादा दिस इज द स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि उसके बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो ज्यादा स्टेबल रहता है। वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाता है।
ये प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, तो इक्विलिब्रियम इसकी तरफ जाता जाता है। ये एक बार बन जाता है तो टूटता नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट रहता है। ये इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि इसके बनने की एक्टिवेशन एनर्जी कम रहती है। लेकिन इसके बनने की एक्टिवेशन एनर्जी कम रहती है तो इसके टूटने की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम रहती है। तो ये तेजी से बनता है, तेजी से टूटता भी है। तो दिस इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और ऑल्सो कॉल्ड रेट कंट्रोल प्रोडक्ट। ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट या रेट कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाता है। किसी रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि उनको बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है। उस समय पर वो प्रोडक्ट नहीं बन रहे होते हैं जिनको बनने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर ही लो है। लेकिन अगर रिएक्शन का टेम्परेचर हाई है और लो एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शन और हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शन दोनों पॉसिबल हो रही होती है, तो वो प्रोडक्ट बनता है जो इक्विलिब्रियम में ज्यादा देर तक रह सकता है। तो किसी रिएक्शन का कंट्रोल लो टेम्परेचर पे काइनेटिक्स के पास रहता है, हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक्स के पास रहता है। एनीवे, aniline reacts with sulfuric acids to form aniline हाइड्रोजन सल्फेट, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फामिक एसिड बनाता है, लेकिन वो सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया और ये सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, अब मैंने इसको लो टेम्परेचर पे कर दिया 100 डिग्री पर इसी को, तो क्या होगा? मैंने इस रिएक्शन को दो रास्ते से कराया। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराया, सल्फामिक एसिड बना, फिर 200 कर दिया, सल्फानिलिक एसिड बना। दूसरा रास्ता, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को सीधे 200 पे कर दिया, सल्फानिलिक एसिड बन गया, अब टेम्परेचर 100 कर दिया। क्या होगा इस रिएक्शन में? सर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। वंस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, टेम्परेचर लो करने पर वो वापस उसमें नहीं बदलता है, तो ये प्रोडक्ट इसमें आ सकता है, लेकिन एक बार ये प्रोडक्ट बन गया ये इसमें नहीं जाएगा। तो एनिलीन का सल्फोनेशन रिएक्शन ऐसी होती है। दिस इज द सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। ये जो सल्फानिलिक एसिड बनता है, इसमें एक अच्छा स्ट्रांगली बेसिक ग्रुप है। स्ट्रांग बेसिक तो नहीं है मगर फिर भी बेसिक ग्रुप है। अच्छा, ये जो सल्फानिलिक एसिड होता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रख सकता है, लेकिन इसके पास एक बल्कियर बेंजीन पोर्शन होता है। तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ये हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर सकता है, लेकिन इसके पास एक बल्कियर बेंजीन पोर्शन है। जैसे फिनॉल और एनिलीन वगैरह के साथ होता था। तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? सर ज्यादा होगी, क्योंकि सर SO3H के पास भी एंटी ऑर्बिटल है, वो भी H2O से बॉन्ड कर लेगा। इसके पास एक बल्कियर बेंजीन पोर्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं दे पाती है। अगर मॉलिक्यूल में बड़े बेंजीन पोर्शन होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं दे पाती है कि ये सॉल्युबल हो सके। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंदाजे मत लगाओ कि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका उल्टा आंसर होगा। जरूरी नहीं है मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका हमेशा उल्टा आंसर हो सकता है, सीधा आंसर हो। अंदाजों पे आपका आंसर नहीं टिका होना चाहिए। या तो आपको पता हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आपको से पहले से पता हो, देन यू कैन बी वन स्टेप अहेड। एनीवे, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मगर इसके पास एक बल्कियर बेंजीन पोर्शन है, तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? या इसको वाटर में सॉल्युबल होना भी चाहिए कि नहीं?
सर इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सर इसमें जो H रहता है, हाइड्रोजन रहेगा सर, वो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा उसके पास चला जाएगा, तो सर डाइपोलर एनाइन बन जाएगा, इसके कारण वो सर पावरफुल सॉल्वेशन देगा विद वाटर। ये तुमने ठीक बोला, बाकी लोगों के लिए फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहा था। तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इस कारण से कम होनी चाहिए, मगर ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, जबकि इसको बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉपर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, इसको लो डायपोल मोमेंट शो करना चाहिए, मगर ये काफी हाई डायपोल मोमेंट शो करता है। इसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड वाला एसिड का ग्रुप है। इसको हाईली एसिडिक होना चाहिए था, मगर ये बहुत ही वीक एसिड का काम करता है। ये एक वीक बेसिक ग्रुप की तरह काम करता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके इस स्ट्रक्चर से मेल नहीं खा रही है। इसका ये स्ट्रक्चर में बल्कियर बेंजीन पोर्शन होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा कि इसको वाटर सॉल्युबल कर दे, तो इसको वाटर में कम सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होना चाहिए था, फिनॉल के जैसा, पर ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, काफी हाई डायपोल मोमेंट शो करता है, जबकि इसमें डायपोल मोमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा होता नहीं है। इसको बहुत वीक एसिड, इसको बहुत एसिड होना चाहिए था, सल्फोनिक ग्रुप इसके पास है, पर ये बहुत वीक एसिड होता है। तो सल्फोनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को रिजेंबल नहीं कर रहा है, बिकॉज इसके पास में एक बेसिक नेचर का ग्रुप है और इसी मॉलिक्यूल के पास एक बहुत एसिडिक नेचर का ग्रुप है। अगर किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों रहते हैं, दे ट्रांसफर्स प्रोटॉन एंड द मॉलिक्यूल remains in a ion remains in an ionic form which contains positive and negative both the ions. This type of ion is called Zuiter ion. ये आयन ज्यूटर आयन कहलाता है। जनरली किसी आयन पर एक चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव होता है तो एनायन कहते हैं, नेगेटिव होता है तो, बट आयन जिसके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं दैट इज कॉल्ड अ ज्यूटर आयन। तो सल्फोनिलिक एसिड इन इस सॉल्यूशन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। सर एक क्वेश्चन था सर। सर आपने अभी बोला कि ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, मतलब सर मैं मान के चलूँ कि ये SO3H इतने आसानी से नहीं देगा और NH2H इतने आसानी से लेगा नहीं, तो फिर सर ये चीज क्या धीरे धीरे बन रही होगी कि जल्दी बन जाएगी जो आपने अभी लिखा है NH3+ और SO3 नेगेटिव? क्योंकि सर आपने ये भी लिखा है कि वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो सर ये लेन देन। अरे पहले ये जब बनेगा तो ये जो बनेगा ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा ना, वो बाद में ये बन गया तो ये तो बड़ी तेजी से अपना H+ इसको देगा, ये टिकेगा नहीं मीडियम में। लेकिन मतलब हम इसकी रिएक्शन से ये बना दे रहे हैं, मगर ये टिकेगा नहीं, तत्काल इसमें बदल जाएगा। ओके सर। तो ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में रहता है, और ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में होने के कारण वाटर से आयन डायपोल इंटरेक्शन करता है, इसलिए हाईली सॉल्युबल रहता है। आयनिक स्ट्रक्चर रख रहा है तो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इसमें क्लियर काफी हाई डायपोल मोमेंट रहता है, बहुत वीक एसिड होता है, बिकॉज उसका एसिडिक ग्रुप SO3H ना होकर ये नियम ग्रुप रहता है जो अपना H+ नहीं देगा। बहुत वीक बेस होता है क्योंकि बेस ग्रुप अमीनो नहीं है, बल्कि ये सल्फोनेट ग्रुप है जिसका चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो चुका। तो सल्फोनिलिक एसिड का ये ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। तो दिस इज अ सल्फोनेशन ऑफ आयन। तो सर ऐसा मान सकते हैं कि सर सल्फोनिलिक एसिड और ज्यूटर आयन के बीच इक्विलिब्रियम रहेगा? मगर वो एक बहुत फॉरवर्ड डायरेक्टेड रहेगा तो आप ज्यूटर आयन को ही मानोगे। ओके सर। तो दिस इज द सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन का सल्फोनेशन कहलाता है। तो एनिलीन का हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाता है। एनिलीन का फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज
एनिलीन में फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करने के लिए एनिलीन की रिएक्शन अगर एल्केल हैलाइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, all AlCl3 will be trapped by that lone pair of nitrogen. तो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सेम रीजन। हालांकि एसाइलेशन हो जाता है, अभी कराया था, जिससे इस ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया था। एनिलीन का फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता है, लेकिन एसाइलेशन हो जाता है मीडियम में एनहाइड्रस AlCl3 लो ही मत, पर वो रिंग बेंजीन रिंग पे तो हो नहीं रहा एसाइलेशन। एसाइलेशन हो रहा है तो वो नाइट्रोजन पे हो रहा है, जैसे फिनॉल में हुआ था, फिनॉलिक ईस्टर बन गया था, वैसे ये एसिटेनिलाइड बन जाता है। अनदर रिएक्शन नाइट्रोसोएशन, एनिलीन का नाइट्रोसोएशन, एनिलीन रिएक्ट नाइट्रस एसिड, जिसको कि इन सीटू प्रिपेयर करेंगे NaNO2 और HCl की रिएक्शन से, तो नाइट्रस एसिड जो है नाइट्रोसोनियम आयन देगा, और ये नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पर डायजोटाइजेशन कर देगा। ये रिएक्शन हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। लो टेम्परेचर पे ये डायजोनियम स्टेबल रहेगा, तो नाइट्रोसोएशन ऑफ एनिलीन विल गिव डायजोनियम। एरोमेटिक डायजोनियम होने से ये लो टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। एनिलीन का क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हम देख चुके हैं, कार्बिलेमिन रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म और बेस डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट करते हैं। फिनॉल और एनिलीन इस बात में डिफर कर जाते हैं कि जहां फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है रिंग पे, एनिलीन इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बेस से एनिलीन रीमर टीमन रिएक्शन जैसा रिंग पे CHO ग्रुप लगाने के बजाय उधर नाइट्रोजन पर ही आइसोसाइनाइड ग्रुप जनरेट कर देता है, कार्बिलेमिन रिएक्शन। So these are the electrophilic substitution reactions on aromatic amines. Aromatic amines की electrophilic substitution reactions. Another reactions of aromatic amines. Aromatic amines की another reactions. Aniline G rearrangement. Aniline G rearrangements. Aniline G rearrangements ऐसी रिएक्शंस के ग्रुप को हम बता रहे हैं। सपोज एनिलीन का कोई G डेरिवेटिव है और आपने इसको एसिड के साथ में ट्रीट किया, ग्रुप G ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाकर चला जाएगा। एक तरह से ये फ्राइज रीअरेंजमेंट जैसी बात हो गई। फ्राइज रीअरेंजमेंट में फिनॉलिक ईस्टर रहती थी, जहां CH3 CHO ग्रुप यहाँ रहता था, बाद में वो यहाँ या यहाँ चला जाता था एनहाइड्रस AlCl3 मिला के। तो एनिलीन रीअरेंजमेंट, जहां ये G कोई ग्रुप है जो यहाँ या यहाँ माइग्रेट करेगा। कॉमन रूप से हमने इसको G लिखा है क्योंकि ऐसी 2-3 रिएक्शन है। एनिलीन G रीअरेंजमेंट का पहला एग्जांपल, एनिलीन G रीअरेंजमेंट का पहला एग्जांपल
फिशर हैप रीअरेंजमेंट, एनिलीन जी रीअरेंजमेंट में एग्जांपल फिशर हैप रीअरेंजमेंट, एन नाइट्रोसो एनिलीन मतलब यहां पर वो ग्रुप जी नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है। व्हेन एन नाइट्रोसो एनिलीन is treated with some acid, it gives ortho and para nitrosoaniline. तो यहां पर वो ग्रुप जी जो था वो NO ग्रुप था। When N nitrosoaniline is treated with some acid, it gives ortho and para nitrosoaniline. Mechanism of this reaction. मीडियम एसिडिक है, नाइट्रोजन को लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा, ये बनेगा, ये बॉन्ड इस तरफ तोड़ेगा जिससे NH2 ग्रुप मीडियम में आएगा प्लस NO पॉजिटिव मीडियम में जनरेट होगा। ये अपने प्लस एम इफेक्ट के कारण उसको ऑर्थो या पैरा पे अटैक करने देगा। चूंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तरह से इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्राइज रीअरेंजमेंट जैसी इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस मॉलिक्यूल के पास ही इलेक्ट्रोफाइल NO+ था, प्रोटोनेशन के बाद वो NO+ निकला और उसने ऑर्थो या पैरा पे अटैक करके एरिनियम आयन बनाया। इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिशर हैप रीअरेंजमेंट। N nitrosoaniline is converted into para nitrosoaniline or ortho nitrosoaniline. Another rearrangement of the same aniline G rearrangement, phenyl hydroxylamine, para aminophenol rearrangement, phenyl hydroxylamine, para aminophenol rearrangement. When phenyl hydroxylamine is treated with some acid, it forms para aminophenol. तो यहां वो जो ग्रुप G है वो OH है। इसका मैकेनिज्म बनाइए। तो यहां पर ग्रुप G जो है वो OH है। फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन रीअरेंज इनटू पैरामिनोफिनॉल।
फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पैरा अमीनोफिनॉल में रीअरेंज होता है। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म बनाते हैं फिशर हैप रीअरेंजमेंट जैसा, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपने इसका मैकेनिज्म पहले फिशर हैप रीअरेंजमेंट जैसा बनाया तो वो गलत होगा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन में हम इस H+ को यहां प्रोटोनेट करा दें और मीडियम में OH+ आयन रिलीज करा लें। OH+ आयन हाईली अनस्टेबल होगा ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहने के कारण। तो वी कांट एक्सपेक्ट कि इस रिएक्शन में OH+ बनेगा जैसे वहां NO+ बना था। तो इसलिए ये दोनों रिएक्शन के बेसिक फॉर्मेट तो सेम है, फिशर एनिलीन जी रीअरेंजमेंट बेसिक फॉर्मेट इनका सेम है, बट मैकेनिज्म चूंकि इस रिएक्शन में इस नाइट्रोजन का प्रोटोनेट होकर OH+ निकालना फॉरबिडन है। अनदर पॉसिबिलिटी, by the protonation this OH group can change into a good leaving group, and when this OH group changes into a good leaving group OH2+, then it leaves in the form of water molecule. But when it leaves in the form of water molecule, it forms electron deficient nitrogen, जो यहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर रखता है। अब यहां पर मीडियम से एक वाटर मॉलिक्यूल आकर एज अ न्यूक्लियोफाइल पैरा पे अटैक कर सकता है या ऑर्थो पे अटैक कर सकता है। टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। तो जहां फिशर हैप रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा था, यहां पर रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। और ये OH अपना H+ निकालेगा, वाटर ने अटैक किया है, ये अपना H+ निकालेगा, मगर मीडियम एसिडिक है तो H+ आयन इसको प्रोटोनेट करेगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटकर एक H+ निकाल देगा और रिंग में एरोमेटिसिटी फिर से जाएगी। इस वाटर का निकलना और इस वाटर का अटैक करना कंसर्टेड मैनर में होता है। मतलब यहां से वाटर निकलता है, मीडियम से एक वाटर यहां अटैक कर लेता, सीधे ये बन जाता है। ये केवल समझाने के लिए बना रखा है कि ऐसा होता है। तो फिशर हैप रीअरेंजमेंट और एनिलीन फिशर हैप रीअरेंजमेंट और फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पैरामिनोफिनॉल रीअरेंजमेंट एक जैसे दिखते हैं, बट अलग होते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है।
नाउ आपने फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन को रीअरेंज करके पैरा अमीनोफिनॉल तो बना लिया। फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन को आपने रीअरेंज करके पैरा अमीनोफिनॉल बना लिया। अब ये जो पैरा अमीनोफिनॉल बना है, ये जो पैरा अमीनोफिनॉल बना है, इसका अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन को रीअरेंज करके आपने पैरा अमीनोफिनॉल बना लिया। इसका अगर एसिटाइलेशन करेंगे तो हमने देखा था एसिटाइलेशन फिनोलिक ग्रुप का भी होता था, फिनोलिक ईस्टर बनता था, और एनिलीन का भी होता था। इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटम नाइट्रोजन होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा। और पैरा पोजीशन पर OH लगा रहेगा, एसिटाइलेशन NH ग्रुप का होगा। ये मॉलिक्यूल बनेगा ना। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? OH नहीं होता तो ये एसिटेनिलाइट था, लेकिन OH है, प्रायोरिटी में OH को प्रायोरिटी है, तो ये मॉलिक्यूल फिनॉल कहलाएगा। एनिलीन का डेरिवेटिव नहीं मानेंगे, इसको फिनॉल डेरिवेटिव मानेंगे। तो ये फिनॉल है, लेकिन फिर ये फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर ये वाला ग्रुप। और ये CH3CONH एसिटामाइड है, एसिटिक एसिड का अमाइड है, जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह फिनॉल पे लगा है। दिस इज पैरा एसिटामिडोफिनॉल। ये मॉलिक्यूल जो बना है ये पैरा एसिटामिडोफिनॉल कहलाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासीटामोल। दिस इज अ गुड एंटीपायरेटिक, फीवर कम करने वाला, एंड एनाल्जेसिक ड्रग रिलीवर। ये एक अच्छा एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। तो पैरा एसिटामिडोफिनॉल इज पैरासीटामोल। तो एनिलीन जी रीअरेंजमेंट में आता है, फिशर है प्री अरेंजमेंट, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पैरा अमीनोफिनॉल रीअरेंजमेंट, एंड बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। Another one is benzidine rearrangement. Benzidine, this molecule is called hydrazobenzene. This molecule is called hydrazobenzene. बेसिकली ये मॉलिक्यूल एजोबेंजीन ये होता है, ये एजोबेंजीन है। अगर इसको रिड्यूस करा दे तो दोनों पे H लगता तो ये हाइड्रोजोबेंजीन है। When hydrozobenzene is treated with some acid, it rearranges into benzidine.
हाइड्रोजोबेंजीन rearranges into benzidine. इस रिएक्शन को हम एनिलीन जी रीअरेंजमेंट कैसे मानते हैं? सपोज हम उस मॉलिक्यूल को ऐसा लिखते हैं, वैसे देखने पर ऐसा लगता है जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल था वो यहां से टूटा और ये पलट कैसे जुड़ गए, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में जुड़ गए। ये मॉलिक्यूल ऐसा था, पलट के ये ऐसा जुड़ा है, तो ये बॉन्ड सीधा बन गया और ये दोनों इधर चले गए, ये जो यहां से टूटा और ये दोनों आपस में जुड़े। या इसको ऐसा मान सकते थे, ये एनिलीन था और ये वो जी ग्रुप था, दिस वन, और ये यहां से हट के यहां आ गया है। ये पूरा ग्रुप हटकर यहां आ गया है। लाइक दिस। तो पहले यहाँ NO हुआ करता था तो फिशर हेप रीअरेंजमेंट, फिर यहाँ OH था तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पैरामिनोफिनॉल रीअरेंजमेंट। अब ये खुद एनिलीन है और ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये तीनों रिएक्शन एनिलीन जी रीअरेंजमेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। बट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म, ये मॉलिक्यूल ऐसे टूटकर घूमकर कैसे जा सकता है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले दोनों मैकेनिज्म से अलग है, फिशर हेप रीअरेंजमेंट से और दूसरे वाले से। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन पाई जाती है, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और एसिड के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की। दिस इंडिकेट्स कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म दो H+ आयन इन दोनों नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करते हैं और ये इस रिएक्शन की RDS रहेगी। तो रिएक्शन का रेट इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रहेगा और H+ आयन के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रहेगा। जब ये प्रोटोन हो जाएगा तो इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज बहुत रिपेल करेगा। इट विल रिजल्ट इनटू दिस बॉन्ड ब्रेकिंग। मगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको तो ठीक है, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा चार्ज, पर इस पे दो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहां पहुंचेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक लोन पेयर इस बॉन्ड के टूटने से आएगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन भेज देगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ भरा ऑर्बिटल यहाँ खाली आ रहा है, ये इससे जाके जुड़ जाएगा कंसर्टेड मैनर में। और this condition will be created. एक ही बार में, तो ये एक फास्ट स्टेप होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर से बॉन्ड टूटा वैसे ही नीचे से बन गया, तो ये दोनों टुकड़े मीडियम में अलग नहीं होंगे। तो पहले जो मैं बता रहा था कि ये मॉलिक्यूल ऐसा टूट के फिर ऐसा जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल में ऊपर से कनेक्ट टूटा, नीचे बन गया। मगर ये जो दोनों है ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, ये अपना एक H+ निकालेगा और एरोमेटिक हो जाएगा, ये अपना एक H+ निकालेगा और एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी एक फास्ट स्टेप होगी क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो रही है।
तो दिस इज बेंजीडीन रीअरेंजमेंट. इसमें कोई दिक्कत? इस मैकेनिज्म में कोई दिक्कत? हाँ जी. सर हाइड्रोजोबेंजीन कैसे बनता है? एजोबेंजीन के रिडक्शन से या नाइट्रोबेंजीन के अल्काइडियम में रिडक्शन से. सर वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी क्या? रिएक्शन तो सारी इंपॉर्टेंट रहती है, जितनी पता हो उतना अच्छा है. बाद में बताऊंगा वैसे वो. और कोई दिक्कत इसमें? एक दिक्कत तो इसमें आपको पूछना चाहिए थी, इतना लंबा सीसी बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये वाले एटम ज्यादा पास है, ये एटम ज्यादा पास है. तो जब ये बॉन्ड टूटकर यहां आया था और जब ये बॉन्ड टूटकर पॉजिटिव यहां गया था, या डबल बॉन्ड में इधर लिख लेता हूं, और ये बॉन्ड टूटकर इधर गया था तो यहां खाली आया था, ये दोनों बहुत पास थे. ये दोनों तो इतना दूर है, और वैसे भी ये इस तरह से रहेंगे, तो इतना लंबा बॉन्ड सीसी बॉन्ड बन ही नहीं सकता. तो हाउ दिस बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, एंड इवन इट कैन बी फॉर्म्ड इन द फास्ट स्टेप. मतलब इसका बनना बहुत इजी है. बताइए. इट डजंट सीम्स ऑड कि इतना लंबा सीसी बॉन्ड कैसे बन गया. सर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में बन सकता है सर. इस रिएक्शन को हम चूंकि 2 डायमेंशनल प्लेन पे लिख कर बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि बेंजीन रिंग ऐसी रहती है, लेकिन अगर ये बेंजीन रिंग ऐसी होती, ऐसी, और ऊपर से जुड़ी हुई है, ये मेरी उंगलियां ऊपर जुड़ी हुई है, जैसे ही वो ऊपर से कनेक्शन टूटा और ऐसी आमने सामने है दोनों प्लेनर रिंग, तो नीचे से जुड़ जाएंगी तत्काल, ज्यादा बेहतर फील आएगी. ये 2 बेंजीन रिंग है जो कि अपने नाइट्रोजन एटम पे जुड़ी हुई है. ये दोनों प्रोटोनेट हुई, यही प्रोटोनेट कर देता हूं. ये दोनों प्रोटोनेट हुई. अब जैसे ही ये बॉन्ड इधर टूटा, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये आमने सामने है, ये तत्काल इस पे अटैक कर लेगा, लाइक दिस. तो इन रिंग्स का आमने सामने होने के कारण पैरा पोजीशन पे जुड़ना उतना ही प्रोबेबल था जितना ऑर्थो पे जुड़ना. पैरा पोजीशन का कार्बन और ऑर्थो पोजीशन का कार्बन इक्वल दूरी पर है, तो इसलिए यहां पर इनके बीच में बॉन्ड बनना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है. इसका बनना, तो ये जो इंटरमीडिएट ऐसा बनाया है, उसके बजाय वो वैसा रहेगा, ऐसा आमने सामने, और कनेक्शन ऊपर से ब्रेक हुआ, नीचे से जुड़ गया. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजीडीन रीअरेंजमेंट. So these are the properties of amines. ठीक है, तो अमीन्स चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया. आफ्टर अमीन्स, नेक्स्ट वन इज बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स, polymers, and chemistry in everyday life.
ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जेई मेन के और एडवांस के लिए, बिकॉज इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तीनों से आता है। चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बायोमॉलिक्यूल्स, दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तीसरा पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन चारों से एक एक क्वेश्चन आता है, मतलब आपके टोटल 25 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। लगभग 18% क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन जो आते हैं इनको सॉल्व नहीं करना होता है। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं कि आपको चीजें पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं पता है तो गया। तो इसलिए मैथ्स वाले बच्चे खासतौर से इन 3-4 चैप्टर्स को थोड़ा कम पसंद करते हैं और छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बायोलॉजी टाइप का है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इसको करना है। क्योंकि जेई मेन और एडवांस दोनों में इससे क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं। यू कैन नॉट स्किप दिस 4 चैप्टर्स। बायोमॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, सेल इज मेड अप ऑफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में बेसिक बातें आपको पता है। सेल जो रहती है इसमें आसपास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बेसिक सेल है। सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। सेल में अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाएगी जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है that is made up of some acidic substance called nucleic acid, DNA and also some RNA is present। आपने सुना है नाम। मतलब सेल का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो सेल के 4 बेसिक कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स and nucleic acids, and of course the fifth substance is water। बट वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हम यहाँ पर केवल ये 4 मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। So these 4 molecules are called biomolecules, the molecules of life, because these 4 molecules constitutes a cell। The first biomolecule is carbohydrates। What are carbohydrates? The compounds containing carbon, hydrogen and oxygen combined in the number ratio 1:2:1 are called carbohydrates। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 नंबर में कंबाइन रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लाइक C6H12O6 ग्लूकोज,
इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, C5H10O5 राइबोस। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 नंबर रेशो में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 रेशो में जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला CnH2O होल N होता है, जितने कार्बन है उतने है। ग्लूकोज के हम लिख सकते थे C6H2O होल 6। तो इनका फार्मूला ऐसा लगता है कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स है। तो these compounds having the formula which appears to be the hydrates of carbon, that's why these compounds are called carbohydrates. ये compound carbohydrates के, but this is a faulty definition. Carbohydrates are the compounds which are hydrates of carbon, or the compounds in which carbon, hydrogen and oxygen are combined in the ratio 1:2:1. ये गलत डेफिनेशन है। पहली बात तो कार्बन हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करता है। इन कंपाउंड्स को हीट करने पर ये एनहाइड्राइड नहीं बनाते हैं, मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट नहीं है वाकई में। कई ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, मतलब ये तो खैर कार्बोहाइड्रेट है, पर कार्बोहाइड्रेट की जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मूले को तो बिलोंग कर रहा है, बट फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूले को तो बिलोंग कर रहा है, बट एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो कई ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, मगर उनका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट की रिजेंबल करता है। कई ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट है मगर वो इस फॉर्मूले को बिलोंग नहीं करते, लाइक स्टार्च, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज C6H10O5N। 6 कार्बन से हाइड्रोजन 12 होने चाहिए थे, लेकिन 10 ही है। या जैसे सुक्रोज C12H22O11। तो ये वो कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट तो है बट फॉर्मूले को बिलोंग नहीं कर रहे, और ये कंपाउंड है जो फॉर्मूले को बिलोंग करते हैं मगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ये देना ठीक नहीं थी कि these are the hydrates of carbon or the compounds having carbon, hydrogen and oxygen attached in the ratio 1:2:1 called carbohydrates। तो इनका नाम नहीं चेंज किया गया, लेकिन इनके डेफिनेशन चेंज कर दी गई। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सारे कार्बोहाइड्रेट में एक कॉमन बात यह पाई जाती है कि इनमें एक अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप रहता है, और कार्बन की जो बाकी की चेन रहती है उस कार्बन की चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं। एक CHO ग्रुप है और कार्बन की बाकी बची चेन पर हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप लगे। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज है। अच्छा, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है। सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम नहीं चेंज किया गया मगर डेफिनेशन चेंज कर दी गई। द कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, or those compounds which upon hydrolysis provide such type of compounds
द कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or those compounds which upon hydrolysis provides such compounds. ऐसे कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन है, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर ऐसे कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट कहा गया। The polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or the compounds which upon hydrolysis provide such compounds are called carbohydrates. Nomenclature of carbohydrates. Nomenclature of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के नॉमेनक्लेचर में इनके सोर्स के या किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो नाम आता है उस नाम के आखिरी में ओस लगा देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके नाम के आखिरी में ओस लगा होता है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, सेलिबायोस, राइबुलोस, माल्टोस, सुक्रोस। तो ऐसे कंपाउंड जिनके नाम के आखिरी में ओस लगा होता है, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हालांकि कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके नाम के आखिरी में ओस नहीं लगा है, जैसे स्टार्च, पैक्टिन, इनुलिन, बिकॉज इनके नाम इतने कॉमन हो गए हैं कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम ओस से एंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम ओस से एंड होते हैं। प्रोटीन्स के नाम इन से एंड होते हैं। अमीनो एसिड्स के नाम INE से एंड होते हैं। एंजाइम्स के नाम एस से एंड होते हैं। प्रोटीन, मेलानिन, ओसिन, केराटिन, हेयर्स में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, स्किन में मेलानिन प्रोटीन होता है, बोन्स में ओसिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन के नाम इन से एंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम ओस से एंड होते हैं। ये दो कंपाउंड के नाम इन से एंड हो रहे हैं, मगर ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। ये याद रखना है। अमीनो एसिड के नाम INE से एंड होते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन, ये अमीनो एसिड्स हैं। एंजाइम्स के नाम एस से एंड होते हैं, पहले हमने देखा था। जाइमेस, इनवर्टेस, एलेस, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज।
On the basis of properties, carbohydrates are of two types, sugar and non-sugar. प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होंगे, शुगर और नॉन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, which are crystalline in nature, which are water soluble, they are sugar carbohydrates. Non-sugar carbohydrates are generally tasteless, amorphous, insoluble or sparingly soluble in water. जैसे स्टार्च, सेलुलोज की बात करें तो ये नॉन शुगर है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज की बात करें माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब शुगर है। शुगर कार्बोहाइड्रेट प्रकार के होते हैं, reducing sugar and non-reducing sugar. शुगर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, reducing sugar and non-reducing sugar. On the basis of Tollens reagent, reducing sugar टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है और सिल्वर मिरर टेस्ट दे देती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेंगी और सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं मिलेगी आपको। ग्लूकोज, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जितने भी नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहीं पर हम स्टार्च, सेलुलोज को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मगर ये क्लासिफिकेशन ज्यादा प्रॉपर नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बजाय इनका सिंपल सा प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने के बजाय ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस, कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होने पर क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन ज्यादा बेहतर रहता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी, ये काफी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो अमीन्स चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पैकेज सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस अगली डाउट क्लास में अमीन्स के डाउट्स और उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।